अज़ीज़ दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से BCC नॉलेज हब में खुशामदीद है। और जैसा कि लास्ट लेक्चर में हमने बात किया था कि हम लोग अब अदबी असनाफ़ के बारे में बात करेंगे। और अदबी असनाफ़ में आज जो हम बात करने वाले हैं ये इसका तारुफ़ है। ये चीज़ नोट करने की है कि आज हम जो बातें करेंगे वो सिर्फ समझने के लिए करेंगे। आज पेन कॉपी लेने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। आप बैठिए और पहले कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसे अज्जा हैं जो नसरी असनाफ़ या और शेरी असनाफ़ में आएंगी और वो हर जगह पे मोरालेस मौजूद रहेंगी। तो इसके लिए इन सब चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी है। तो आज जो सिर्फ आपको समझना है और प्लीज़ इसको रटना नहीं है बल्कि समझना है। और जब हम इसको इन सब अज्जा को मेन जब चैप्टर शुरू होंगे उसमें लाएंगे तो फिर आपको समझ में आ जाएगा कि किसकी बात चल रही है। ठीक है, तो इसलिए आज हम लोग सिर्फ समझेंगे कुछ ऐसी चीज़ों को जो नसरी और नज़मी या शेरी दोनों ही असनाफ़ में ज़रूरत है। ठीक है, तो पहले हम बात कर लेते हैं कि नस्र और शेर क्या होता है। ठीक है, तो इससे पहले भी शेर के बारे में बातें तो बहुत कुछ हो चुकी हैं। ठीक है, आज बस थोड़ा सा और उसके बारे में देख लेते हैं। तो पहले नस्र क्या होता है कि नस्र उस तहरीर को कहते हैं जिसमें वज़न का एहतमाम ना हो। ठीक है, जैसे आपने देखा था कि शेर में वज़न का एहतमाम ज़रूरी है, या वज़न जो है शेर की बहुत ही क्या है ख़ास चीज़ है और वो शर्त है कि उसमें होना चाहिए। नस्र में इसका कोई एहतमाम नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं, कोई पाबंदी नहीं है। ठीक है, और दूसरी बात नस्र में क्या है, बात साफ तरीके से बयान की जाती है। ठीक है, खाली इसको समझना है, लिखना नहीं है। ठीक है, रटना नहीं है, लिखना नहीं है, बल्कि समझ लेना है कि जो नसर होता है इसमें वज़न का कोई एहतमाम नहीं होगा। दूसरी चीज़ क्या है, बात जो है बहुत साफ तरीके से बयान की जाएगी। और नस्र के लिए ज़रूरी है कि उसमें हकीकत और वाक़ियत हो। ठीक है, नस्र का बुनियादी मकसद ये है कि उससे वो काम लिया जाए जो शेर में आसानी से मुमकिन ना हो। अब ये आसानी से मुमकिन ना हो क्या मतलब है, अगर हम नस्र की बात करेंगे तो एक स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है। मतलब अगर ये चीज़ यहाँ से शुरू होती है तो इसका मतलब इसी स्ट्रेट लाइन पे, इसी सीधी लाइन पे सारी बात चलती है, ये डाइवर्ट नहीं होती इधर उधर। ये होता है नस्र, एक जगह से शुरू होती है और उसका एंड भी एक जगह पे जाके हो जाता है उसी लाइन पे। एक ऐसी लाइन पहले से मुकर्रर कर दी जाती है और उसमें दूसरे ख्याल की कोई गुंजाइश नहीं रहती कि लोग अलग अलग ख्याल इस पे पेश करें, बल्कि जो ओवरऑल मोटो है, जो ओवरऑल मकसद है वो एक ही रहेगा। ठीक है, अगर हम नज़्म की बात करेंगे तो एक पॉइंट की तरह है। ठीक है, ये पॉइंट है मान लीजिए। अब शायर ने एक पॉइंट रख दिया, कुछ लफ्ज़ बयान कर दिए शेरी अंदाज में, और अब उसके कई चीज़ें हो सकती हैं। अलग अलग लोग उसको अलग अलग तरह से उसका मतलब समझ सकते हैं, उसकी वजाहत कर सकते हैं। मतलब मल्टी डाइवर्जन होता है, मतलब उस चीज़ को कई तरह से कई उसके रुख हो सकते हैं। ठीक है, जो आसानी से समझ में नहीं आती। मतलब एक आदमी इस वे में समझ रहा है तो दूसरा आदमी इस वे में समझ रहा है। ठीक है, एक का रुझान इधर है तो दूसरे का रुझान इधर है। तो नज़म की जो चीज़ें होती हैं बहुत ही मुख्तसर होती हैं। ठीक है, और ये खूबी है, ये कोई ऐब नहीं है। पहली बात, ये जो इख्तिसार में शेर पेश किए जाते हैं उसमें जो लफ्ज़ों का जो चयन होता है, उसमें लफ्ज़ों की जो चुनिंदगी होती है वो बहुत ही इख्तिसार में होता इसलिए है कि एक बात में कई बातें आ जाएं। ठीक है, लेकिन नस्र में क्या होता है, वो उसका अलग ही एक तरीका है। उसमें जो है मुहावरे आएंगे, कुछ ऐसे कहावतें भी शामिल हो जाएंगी, लेकिन उसका मतलब एक स्ट्रेट फॉरवर्ड होगा, एक सीधी लाइन में होगा। और नज़म का मतलब जो है मल्टी डायरेक्शनल होगा। ठीक है, कई डायरेक्शन में, कई दायरे, कई मतलब कि सिमत में उसकी बात निकाली जा सकती है, उसका मतलब कई तरह से लिया जा सकता है, ये मतलब है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे क्या गया है कि
नस्र का जो बुनियादी मकसद ये है कि उससे वो काम लिया जाए जो शेर में आसानी से मुमकिन ना हो, क्योंकि शेर में हम बड़ी बड़ी चीज़ें एक उस तरह से स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं लिख सकते हैं, हम एक इख्तिसार पेश करते हैं और उसके ज़रिए हम कई मतलब निकाल लेते हैं। ठीक है, अब इसके बाद नीचे देखिए इसमें क्या लिखा है कि गौर कीजिए क्या नस्र और शेर दोनों एक ही हैं या उनमें कुछ फ़र्क भी है। तो बिल्कुल जैसे हमने ऊपर कुछ फ़र्क बताया उस तरह से यहाँ पे लिखा हुआ है कि जी हाँ, नस्र और शेर का फ़र्क बहुत ही वाज़ेह है। नस्र यानी जुमलों में कही जाने वाली बातें एक जुमले में जो है उसको स्ट्रेट फॉरवर्ड बयान की जाती है, और शायरी यानी शेर में कही गई बातें। तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि वो जुमलों में कही जाती हैं और ये शेर में कही जाती हैं। तो नस्र में बात वाज़ेह और मुफस्सल होती हैं। अब जो नस्र की बातें होती हैं बहुत ही वाज़ेह होती हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड होती हैं और बहुत ही तफसील लेती हैं। मुफस्सल होती हैं, लंबी बातें होती हैं, मतलब चंद लफ्ज़ों में बात नहीं होती है, इख्तिसार में नहीं, बल्कि स्ट्रेट फॉरवर्ड और ठीक ठीक कह दी जाती हैं। और शेर में क्या होता है, इशारे। शेर में क्या होता है, इशारा होता है। जैसे एक पॉइंट है, अब इसका इशारा कई जगह पे होता है। अब वो इशारे के से आदमी क्या ले रहा है वो डिपेंड करता है कि कौन आदमी क्या समझ रहा है, उसका उस वक्त माइंड में क्या चल रहा है, उसके हिसाब से चीज़ें जो हैं उसके जो मतलब है बदल जाते हैं। और फिर क्या होता है, शेर इख्तिसार के साथ पेश किए जाते हैं। तो लफ्ज़ों की एक ख़ास तरतीब को ऐसा शेर में बात ज़्यादा पुरअसर हो जाती है। मतलब ये जो मल्टी डायरेक्शनल जो मामला है, जो एक पॉइंट कह देने से कई सिमत में उसकी बातें गिर्द की तरफ घूमती हैं, तो वो जो है क्या होती हैं, पुरअसर हो जाती हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो नस्री बातें हैं वो असरअंदाज नहीं होती, बिल्कुल उसका भी एक अपना अलग मकाम है। लेकिन यहाँ पे चूँकि शेर पे थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दिया गया है इसलिए उन्होंने पुरअसर बोला है। बिल्कुल पुरअसर होती हैं। क्यों होती हैं? क्योंकि मल्टी डायरेक्शन होती है। लेकिन नस्र का भी अपना एक अलग मकाम है। ठीक है, कोई एक दूसरे में कंपेरिजन या इस तरह से नहीं कर सकते। फ़र्क यही बताया जा सकता है कि उसमें जो है जुमलों में कही जाने वाली बातें होती हैं और ये शेर में कही जाने वाली बातें होती हैं। और जो है इसमें बातें जो है बहुत ही वाज़ेह और मुफस्सल होती हैं नस्र में, और शेर में इशारे और इख्तिसार के साथ बातें बयान की जाती हैं। ठीक है, तो ये हो गया नस्र और शेर और उनमें क्या फ़र्क है इसके बारे में। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखिए, इसको देख के डरिए नहीं, बहुत सारी चीज़ें हैं नस्री असनाफ और शेरी असनाफ में, लेकिन हम इन सब पे बात नहीं करेंगे, इसमें से कुछ ही चीज़ें को लेंगे। ठीक है, अभी बस ये समझ लीजिए कि नस्री असनाफ और शेरी असनाफ में बहुत चीज़ें आती हैं। जैसे अगर हम दास्तान ले नस्री असनाफ में, तो दास्तान के अंदर भी कई चीज़ें होती हैं, उसमें हकायत होती हैं, तमसील होती हैं। इस तरह से नावल के लिए तो नावलेट हो जाती हैं। अफसाना लें तो उसका एक मिनी अफसाना भी होता है, मिनी कहानी अफसानचा कहते हैं। ठीक है, ड्रामा लें तो ड्रामा में रेडियो ड्रामा है, टीवी ड्रामा है, ये सब चीज़ें भी आती हैं। फिर मुकाला होता है। ठीक है, इस तरह से तबसरा निगारी है, तर्जुमा है। अब तबसरा निगारी में ही तर्जुमा आ जाता है। अदबी तारीखें हैं, फिर मजमून है, मजमून में इंशाइया और खाका आते जाते हैं। तंज़ मज़ा है, मकतूब निगारी है, सफ़रनामा, सवाने निगारी, सहाफ़त, ठीक है, याद निगारी या डायरी, खुद नोश्त, आबीती, रिपोर्टाज, तहकीक, तनकीद, नुक्कड़ नाटक, ओपेरा, जेज। मतलब जिस तरह से भी नस्री डायलॉग से या नसर में चीज़ें पेश की जाती हैं, उससे कई तरह की चीज़ें होती हैं, उसको अलग अलग से नाम से दिया गया है। तो इस तरह से ये नस्री असनाफ में आते हैं। शेरी असनाफ में जैसे आपने इनका नाम तो सुन ही रखा है, कसीदा है, गज़ल है। अब गज़ल में आपका मुसलसल गज़ल हो गया और कताबंद हो गया। ठीक है, इस तरह से फिर आपने मसनवी का भी नाम सुना हुआ है, मरसिया सुना हुआ है। मरसिया में आपके जैसे नुहा है, इस्लाम है, ये सब चीज़ें आती हैं। फिर शख्सी मरसिया आता है। ठीक है, सुलासी है। अब सुलासी में जैसे आपका नज़म हो गया, रुबाई हो गया, फिर क़ता हो गया, हमदनात हो गया। फिर उसके बाद अलग अलग चीज़ें और भी है, मनक़बत, शहर आसोब, वास वक्त, रेखती, गीत, दोहा। अब दोहा जैसे हिंदी में भी होता है और आपके उर्दू में भी होता है। तो कुछ ऐसी चीज़ें जो कॉमन हो जाती हैं दोनों में, उसको ले ली जाती हैं, क्योंकि वो शेरी असनाफ या पोइट्री के वे में लिखी जाती हैं। 12 मासा हो गया, चारबियत हो गई, हाइको हो गए, तराइले हो गए, माहिया, तस्मीन, हाँ, सानेट और तश्तीर, पिरोडी और तारीख गोई, मस्तजाद, इस तरह की चीज़ें होती हैं। ठीक है, लेकिन हम इतनी सारी चीज़ें नहीं लेंगे। 2-4 चीज़ें नस्री असनाफ से लेंगे और 2-4 चीज़ें शेरी असनाफ से लेंगे। ठीक है, ये बस बताने के लिए क्या क्या चीज़ें होती हैं। इसमें से 4-5 चीज़ें आप एग्जाम्पल के तौर पे जब आपसे पूछा जाएगा नस्री असनाफ क्या है, तो आप जो है बता दीजिएगा कि नस्र किसे कहते हैं, जैसे हमने पिछले उसमें आपको बताया स्लाइड में। और उसके बाद शेरी असनाफ में शेर किसे कहते हैं वो आप बता दीजिए। फिर नस्री असनाफ में क्या क्या चीज़ें आती हैं, ठीक है, और शेरी असनाफ में क्या क्या चीज़ें आती हैं। इसमें से 5-6 चीज़ों का जिक्र कर दीजिए, 4-5 कर दीजिए, जैसा भी आपको याद रहे, बट रटने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, देखिए नस्री असनाफ और शेरी असनाफ। ठीक है,
तो हम नसरी असनाफ में क्या क्या चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं अभी फ़िलहाल जानने के लिए, हम उस पर बात करेंगे कि सर शेरी असनाफ में क्या क्या चीज़ इम्पॉर्टेंट है अभी जानने के लिए। ठीक है, बाकी और भी चीज़ें आएंगी जो उसी वक्त वाजे कर दी जाएंगी, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें जो कॉमन चीज़ें हैं जो नसरी असनाफ या शेरी असनाफ में आती ही हैं, उन पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो पहले आते हैं नसरी असनाफ की तरफ। तो नसरी असनाफ में देखिए ये कुछ चीज़ें हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 चीज़ें हम लेके आए हैं। ठीक है, ये इसमें से ऊपर के जो 6 चीज़ें हैं वो ज़्यादातर में होती हैं। ठीक है, मतलब जो भी नस्र में या नावल या दास्तान या कुछ होती हैं, तो उन सब में इन सब चीज़ों का एक वो रहता है, तरतीब होती है। ठीक है, इस तरह से चीज़ें वहाँ पे रहती हैं और इसके बगैर वो चीज़ें, वो तहरीर कंप्लीट नहीं होती है। ठीक है, तो उसमें सबसे पहली चीज़ आती है प्लॉट। प्लॉट क्या है? प्लॉट एक्चुअली वाक़यात की तरतीब है। ठीक है, किस तरह से वाक़यात जो है किसी तहरीर में पेश होंगे और उसके मतलब उतार कैसे होंगे, चढ़ाव कैसे होंगे, फिर कैसे वो अंजाम तक पहुँचेंगे। तो मतलब पहले जो है उसका आगाज़ कैसे होगा, फिर उसके अंदर जो कशमकश होंगे, फिर तसादिम होंगे, फिर उसके नुक्ते उरूज कैसे वो चलता हुआ जाएगा, फिर उसके बाद कैसे वो अंजाम तक पहुँचेगा, ये बातें होती हैं। तो प्लॉट जो है कई तरह से हो सकते हैं। एक तो ये हो सकता है कि किसी किरदार के बारे में बात चल रही हो। ठीक है, किसी हीरो या जो भी है आप उस समझ लीजिए। ठीक है, किसी शख्सियत के बारे में बात चल रही है और वो जो है एक नीचे पायदान से शुरू करके एक अच्छे मतलब कि ऊंचे पायदान तक पहुंचता है और उसका पूरा यहाँ पे वाक़या जिक्र कर दिया गया। दूसरी चीज़ होती है किसी विलन की बात हो सकती है जो कि बहुत ही घमंडी था, बहुत ही उरूज पे था, फिर धीरे धीरे उसके अंदर जो है पस्ती आई और वो नीचे की तरफ चला गया। उस तरह के हो सकते हैं प्लॉट। एक प्लॉट इसी तरह से स्ट्रेट फॉरवर्ड हो सकते हैं कि 1 बाई 1 बढ़ते जाए या 1 बाई 1 गिरते जाए, मतलब एक ही स्ट्रेट वे में ही उनका उतार चढ़ाव हो जाए। और एक तीसरी तरह का प्लॉट ये हो सकता है कि आगाज़ जो है पस्ती की तरफ जाए। ठीक है, फिर कुछ स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज़ें हो जाए, फिर उसमें चढ़ावा जाए, फिर वो अंजाम तक पहुंच जाए। तो इस तरह से एक तरतीब है कहानी की या फिर वाक़यात की। ठीक है, या अफसाने की एक जो तरतीब है, किस तरतीब में वो लिखी गई हैं, उसका एक पूरी तरह से प्लॉट दे दिया जाता है। जैसे आप मूवीज़ देखते हैं तो उसमें भी एक प्लॉट होता है, मतलब पहले क्या आएगा, फिर कैसे होगा। एक हीरो है, वो पैदा होता है तो एक गरीबी हालत में रहता है, फिर वो धीरे धीरे अपने पैरों पे खड़ा होता है, फिर वो कैसे कैसे आगे बढ़ता है, फिर वो कैसे अपने दुश्मनों का मुकाबला करता है, फिर उसके अंदर कुछ मोहब्बत की दास्तानें भी शुरू हो जाती हैं। ठीक है, वो भी चीज़ डाल दी जाती हैं। फिर उसके बाद कैसे वो अपने जो उसका मुहिम होता है उसको कामयाब करते हुए फिर अंजाम तक पहुंचता है। तो ये पूरी कहानी जो है, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो कहती हैं प्लॉट। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं किरदार की। किरदार क्या होता है? किरदार जो मतलब कि मेन रोल, जैसे कोई एपिसोड से है, मतलब कि कोई कहानी है या फिर कोई मूवी है या फिर कोई दास्तान है, तो उसमें क्या होते हैं, कुछ किरदार ऐसे होते हैं जिनको रोल दिया जाता है कि आपको इस वक्त आना है और यहाँ पे आपका रोल रहेगा और ये सब चीज़ें आपको डायलॉग्स बोलने हैं, इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो अब वो को कहते हैं किरदार। मतलब एक दास्तान में या एक मजमून में कई तरह के किरदार होते हैं, उन सब किरदारों को अलग अलग नाम से जो है मुसन्निफ नाम देता है उसका, और उसको तहरीर में इस तरह से नोट करता है कि ये जैसे मान लीजिए कोई कर्नल है, ये कोई माली है और ये कोई पुलिस है, तो उसका जो किरदार है, उसका रोल है, उसको बता दिया जाता है। उस तरह से उसका एक ख्याली नाम दे दिया जाता है, तो एक किरदार होता है। ठीक है, ये तो आप समझ ही गए होंगे। जैसे मूवीज़ में होता है, आपने मूवीज़ में भी देखी हुई है कि किरदार होते हैं। ठीक है, सबके अलग अलग रोल होता है। कुछ कमेडियन का रोल करता है, कोई पुलिस का करता है, कोई नौकर का करता है, कोई गुलाम का करता है। तो इस तरह से जो है किरदार अदा किए जाते हैं टैलेंट के हिसाब से, जिसके अंदर जो टैलेंट है। फिर एक होता है मरकज़ी किरदार। मरकज़ी किरदार क्या होता है? जनरली ये मरकज़ी किरदार आता कहाँ पे है? दास्तान में मान लीजिए, उसमें क्या होता है, बहुत सारे किस्से होते हैं। ठीक है, तो उसमें एक मरकज़ी किरदार है जो हर किस्से में मौजूद रहेगा, या फिर और भी मजमून में अगर आप लेंगे, और भी जो तहरीर है उसमें लेंगे, तो उसका जो मेन हीरो होता है वही मरकज़ी किरदार कहते हैं। जैसे यहाँ पे हातिम ताई है। अब हातिम ताई में किस्से हैं, बहुत सारे किस्से हैं, लेकिन ये हातिम ताई सब में मौजूद रहेगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं मरकज़ी किरदार। इसके बाद फिर बात करते हैं मरकज़ी ख्याल की। इसको मरकज़ी कहानी भी कहते हैं।
ठीक है, ख्याल या कहानी। जो अब ये क्या है, ये मेन है किसी भी दास्तान के, किसी भी क्या बोलते हैं उपन्यास है या नॉवेल है, उसका जो है मरकज़ी ख्याल क्या है। जैसे आपने अवेंजर देखा होगा, अवेंजर में क्या होता है कि अलग अलग हीरोज़ हैं, ठीक है, स्पाइडरमैन है, आयरन मैन है, इस तरह से और भी हीरोज़ हैं, ठीक है। उनका अलग अलग मतलब कि उनके अंदर क़ुव्वत है, ताकतें हैं, और फिर उनको सबको जो है एक मुहिम को पूरा करना होता है, एक टारगेट पूरा करना होता है, और उन सब का मरकज़ी कहानी क्या है, यही होता है कि इंसानियत को बचाना। तो कुछ ऐसी जो है किरदार, ऐसे विलन्स आ जाएंगे जो इंसानियत को बर्बाद करेंगे, अर्थ को बर्बाद करने की कोशिश करेंगे, दुनिया को में तबाही फैलाएंगे। तो उनको उन तबाही से रोकने के लिए जो ये हीरोज़ होते हैं वो सब आते हैं, ठीक है। इस अवेंजर की अगर कहानी ले तो इस तरह से इसको समझाने के लिए बोल रहे हैं, मतलब यहाँ पे अवेंजर का मतलब नहीं है। तो मरकज़ी कहानी वही है कि एक विलन है और उसका जो है बचाने के लिए कुछ हीरोज़ हैं, ठीक है, हर में। अब चाहे पूरे अवेंजर ले लीजिए या फिर अलग अलग जो इनके पार्ट हैं, ठीक है, उनको देख लीजिए, सब में सबका मकसद वही है कि इंसानियत को बचाना है, ठीक है। तो इस तरह से हर अफसाने की, हर दास्तान की और सभी जो भी मजमून है या तहरीर है, उन सब का एक मरकज़ी ख्याल होता है और उसी ख्याल के हिसाब से पूरी कहानी चलती है, ठीक है। तो उसको मरकज़ी ख्याल कहते हैं। मंजर और माहौल की अगर हम बात करें तो वो क्या है, तो किरदार जो होते हैं, जैसे हमने किरदार की बात की, ठीक है, वो किस किस अमल से गुजरते हैं और कैसे कैसे उन अमल को करने के लिए उनको कैसे कैसे वाक़यात पेश आते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं मंजर माहौल। मतलब किस मंजर में और किस माहौल में उसको जो है मतलब कि किरदार को अपना रोल प्ले करना है, रोल अदा करना है, ठीक है। अब ये ख्यालात, ये जो मरकज़ी ख्याल है, ये कहानी है, सॉरी मंजर और जो माहौल है, इसमें ये माहौल कैसा हो सकता है, ये मंजर और माहौल हो सकता है कि तहजीबी हो, किसी तहजीब के बारे में बात की जा रही हो, या कोई मतलब समाजी हो, कोई समाज के ऊपर छीटा कसी या समाज का आईना दिखाया जा रहा हो, उसके हिसाब से किरदार को आप अपने अपने रोल अदा कर रहे हैं। इसी तरह से कुछ मजहबी होते हैं, किसी मज़हब में कुछ गलत चीज़ मतलब लोगों ने वो कर दिया है, पैदा कर दिया है, या उसको ख़त्म करने की बात की जा रही है, या कुछ मज़हब के अच्छाइयों को पेश किया जा रहा है, तो किरदार उस मज़हब को किस तरह से उसको बताएगा, दिखाएगा, उसका आईना कैसे दिखाएगा, वो चीज़ें जो है मंजर और माहौल कहलाती हैं। नेक्स्ट चीज़ है ज़मा व मकान। ये क्या है, इसको फ़िज़ा भी कहते हैं, ठीक है। तो ज़मा व मकान में क्या होता है कि एक तो ज़मा हो गया, ज़माने से मतलब हो गया, और मकान का मतलब तो आप समझ रहे हैं, मकान या फिर दोस्ती चीज़ अगर आप इसको लेंगे तो मकाम हो गया, ठीक है। मतलब अब जो कहानियाँ हैं या जो भी हैं, जो तहरीर है, वो किस ज़माने की है, एक तो ये हो सकता है कि मतलब कौन सा टाइम है और क्या है, दूसरी चीज़ क्या है, वो कहाँ पे पेश की जा रही हैं, कोई एक मकान है या कोई मकाम है, तो उसके बारे में ज़िक्र है, ठीक है। मान लीजिए अगर हम जो है रोम के बारे में बात कर रहे हैं, तो हमारा जो मकाम है वो रोम है, और किस ज़माने की बात चल रही है, पुराने ज़माने की, कदीम ज़माने की, या अभी की बात चल रही है, तो इस तरह से लेटेस्ट है या पुराना है, ओल्ड है, वो सब चीज़ें जो इसके अंदर आती हैं, ठीक है। फिर इसलोब जो है एक्चुअली ये क्या है, एक फ़न है, किस चीज़ का, नस्र का। इसमें क्या होता है कि एक ईजाद है और इख्तिसार है, मतलब कुछ छोटी चीज़ों में कुछ ऐसी चीज़ पेश कर दी जाए, ईजाद कर दी जाए, तो उसको बोलते हैं इसलोब, ठीक है। मतलब इसको मुख्तसर में बयान करना होता है, ये उसके अंदर, कहानी के अंदर शामिल हो जाता है, ठीक है। मुकालमा का मतलब होता है, जैसे आप जानते हैं, गुफ्तगू, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, मुकालमा में किरदार की आपस की गुफ्तगू, जो डायलॉग्स दिए जाते हैं किरदार को, आपको ये बोलना है, आपको इस टाइम ये बोलना है, और अलग अलग टाइम के जो डायलॉग्स होते हैं, या उसको ही मुकालमा कहते हैं। यानी गुफ्तगू कैसे करेंगे और क्या क्या बातें बोलनी है, ठीक है, कैसे एक्सप्रेशन देना है, वो सब चीज़ें इसमें मुकालमा में आती हैं, ठीक है। फिर उसके बाद होता है पेशकश। पेशकश क्या है, आपने स्टेज तो देखा ही होगा, अगर आप कहीं नाटक वाटक देखते हैं, ऐसे छोटे मोटे नाटक जो स्टूडेंट या फिर कुछ गली उली पे नुक्कड़ नाटक होते हैं, ड्रामे होते हैं, तो उन सब में एक स्टेज बनाया जाता है। तो इसी तरह हर कहानी का एक स्टेज होता है। हो सकता है ये स्टेज ऐसे बना के नहीं, बल्कि कुछ नेचुरल स्टेज हो, पहाड़ों के बीच हो,
वो भी एक स्टेज हो गया। या फिर एक ऐसे हम लोग बना लें एक स्टेज अपना और उस पर पेश किया जाए, जैसे यहाँ पे देखो एक स्टेज है, ये बादशाह बैठा हुआ है, फिर उसके बाद कुछ लोग आए हैं, उनसे गुफ्तगू कर रहे हैं, तो ये भी एक स्टेज है। तो ये जो स्टेज होता है ये पेशकश कहलाता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं, प्लाट, किरदार, मरकज़ी ख्याल या कहानी, मंजर व माहौल, ज़मान व मकान, इसलोब, मकालमा, पेशकश, तो ये सब चीज़ें जनरली उसमें आएंगी। जैसे हमने कहा था कि ये 6 चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो ये जब उस वक्त आएंगी तो आप समझ लीजिए कि हम प्लॉट कह रहे हैं, मतलब उस कहानी की तरतीब के बारे में बात कर रहे हैं। इस तरह से बाकी चीज़ें जो हमने बताई। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ है कि शेरी इसनाफ में क्या क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है। शेरी इसनाफ में जनरली ये 3 चीज़ें हैं और एक चीज़ और है अज्जाए तरकीबी। ठीक है, इन सब के बारे में थोड़ी बात कर लें। मतला, जैसे आप मतला का मतलब तो आप समझ रहे हैं कि ये तुलू से बना है, निकलने से, मतलब ये स्टार्टिंग पॉइंट है। तो हर जो शायरी है उसका जो पहला शेर है वो मतला कहलाता है। उसमें क्या ख़ास बात होती है कि उसके जो शेर मिसरे होते हैं वो हम काफिया होते हैं और उसमें रदीफ भी हो सकता है। ठीक है, तो जैसे अगर हम ये शेर लेते हैं, ये फिराक गोरखपुरी साहब का है। इसमें क्या है कि बहुत पहले से इन कदमों की आहट जान लेते हैं, तुझे ए ज़िंदगी हम दूर से पहचान लेते हैं। तो देखिए ये जो दोनों मिसरे हैं इस शेर के, ये पहला शेर है। ठीक है, अगर आप इसके दोनों मिसरे पे ध्यान दें तो अलिफ नून आ रहा है जो कि आपका काफिया है, फिर लेते हैं आपका रदीफ़ है। तो हम काफिया हो गया, हम रदीफ़ भी हो गया देखा जाए तो, मतलब इसमें जो है हम काफिया होता है। ठीक है, तो इसको जो है मतला कहते हैं। दूसरी चीज़ है हुस्न मतला किसे कहते हैं। अगर मतला के बाद जो दूसरा शेर पेश किया जाता है, अगर उसमें भी उसके भी जो मिसरे हैं वो हम काफिया हो जाएं तो उसको हुस्न मतला कहते हैं। मतलब ये पहला शेर तो नहीं है, लेकिन जो हुस्न मतला में है वही चीज़ यहाँ पे भी, वही हुस्न यहाँ पे भी है, इसलिए उसको हुस्न मतला कहते हैं। ठीक है, तीसरी चीज़ मक्ता। मक्ता क्या है? मक्ता जो है जनरली उमूमन क्या होता है कि शायरी के सबसे लास्ट का जो शेर होता है उसमें होता है, और उसमें होता क्या है कि शायर अपना तखल्लुस पेश करता है। ठीक है, जैसे फिराक गोरखपुरी का तकल्लुफ़ फिराक हो गया, असदुल्ला खान गालिब साहब का असद हो गया। ठीक है, अल्लामा इकबाल साहब का इकबाल हो गया। ठीक है, अल्ताफ़ हुसैन हाली साहब का हाली हो गया। तो ये तखल्लुस होता है, तखल्लुस भी एक इस्म की किस्म है। ठीक है, तो जैसे इसमें आप देखेंगे ये लास्ट शेर, फिराक अक्सर बदल कर भेस मिलता है कोई काफिर, कभी हम जान लेते हैं कभी पहचान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फिराक साहब ने अपना तखल्लुस पेश किया, तो ये शेर हमारा मक्ता का शेर हो गया। ठीक है, अब ये तखल्लुस बीच में भी हो सकता है, दूसरे मिसरे में हो सकता है, मगर शेर के लास्ट, मतलब शायरी के लास्ट का शेर ही रहेगा, आखिरी जो शेर होगा उसमें ही रहेगा। अब जैसे ये 4 हमने मिसरे असदुल्ला खान गालिब साहब का लिया है, उसमें आप देख सकते हैं, फिर मुझे दीदे तर याद आया, दिल जिगर तश्ने फरियाद आया, मैंने मजनू पे लड़कपन में असद संग उठाया था कि सर याद आया। ठीक है, तो इसमें देखिए जो तखल्लुस पेश किया है गालिब साहब ने वो यहाँ पे है असद। ठीक है, अभी फिराक साहब ने पहले मिसरे के स्टार्टिंग में पेश किया था और गालिब साहब ने पहले मिसरे के लास्ट में पेश कर दिया। कुछ लोग हो सकता है कि यहाँ पेश कर दें, कुछ लोग यहाँ पेश कर दें, कुछ लोग यहाँ पेश कर दें। तो कहने का मतलब वो लास्ट ही जो आखिरी शेर है उसमें ही आएगा, उसमें ही तखल्लुस पेश करेगा। ठीक है, वो कहीं भी कि उसका प्लेस कहीं भी हो सकता है। ठीक है, मगर वो लास्ट ही शेर में रहेगा, तो इसको बोलते हैं मक्ता। अब अज्जाए तरकीबी क्या होती है? जैसे अभी हम लोगों ने यहाँ पे देखा था प्लॉट, मतलब तरतीब क्या है, किसी तहरीर की तरतीब क्या है, उतार चढ़ाव क्या है, कैसे आगाज़ होगा, कैसे कशमकश होगा, फिर उसके बाद कैसे उसमें तसादुम होगा, फिर उसके बाद नुक्ता उरूज क्या होगा, फिर अंजाम क्या होगा। तो इस तरह से अज्जाए तरकीबी मतलब किस तरकीब में जो है इसकी शायरी की वो है, कौन सी तरकीब है, वो सब चीज़ें यहाँ पे, उसके अज्जा क्या क्या हैं, उसके टुकड़े क्या क्या हैं, अलग अलग टुकड़ों में बात की जाएगी। जैसे अगर मरसिया की बात करेंगे तो पहले कुछ इंट्रोडक्शन होगा, तारुफ होगा किसी शख्सियत का जिसके बारे में मरसिया लिखी गई है,
फिर उसके बाद उसकी ज़िंदगी का उतार चढ़ाव की बात कर दी जाएगी, फिर वो अगर उसके साथ कुछ ट्रेजेडी हुई है तो उस ट्रेजेडी की बात की जाएगी, फिर उसका अंजाम लास्ट में किस तरह से हुआ, तो वो जो गम है उसके बारे में बातें हो जाएगी। ठीक है, तो वो एक अज्जा हो गई तरकीबी, मतलब किस तरकीब में उसके टुकड़े हैं, तो उसको बोलते हैं अज्जाए तरकीबी। तो ये 4 चीज़ें हैं जो अक्सर शायरी में रहती हैं, इसलिए इसको हमने पहले से बता दिया है। बाकी जो चीज़ें और भी चीज़ें आएंगी वो हम अलग अलग मतलब कि असनाफ के हिसाब से उसको हम बयान कर देंगे उसी वक्त। ठीक है, मगर ये 4-5 चीज़ें थी जो बहुत इंपॉर्टेंट थी, जिसको ज़्यादातर शायरी या जो नस्र है, नस्र में जो चीज़ें थी वो सब में आएंगी, इसलिए इसको जानना ज़रूरी था। ठीक है, तो ये तो रहा आज का लेक्चर, और अब अगली नशिस्त में हम नसरी असनाफ पे बात करेंगे। ठीक है, तो नसरी असनाफ में हम एक साथ सारी बात नहीं करेंगे, उसमें से हम खाली एक पॉइंट लेंगे और वो है दास्तान। ठीक है, उसके बाद हम नावल और अफसाना और इंशाइया की भी बात करेंगे, लेकिन वो एक के बाद एक क्लास में, मतलब ये हमारी पहली क्लास होगी, फिर ये दूसरी हो जाएगी, फिर ये तीसरी, फिर चौथी, इस तरह से इन 4 क्लास में हम इन 4 चीज़ों को ख़त्म करेंगे। ठीक है, जिससे आपको बोरियत भी ना हो और समझने में भी आसानी हो। ठीक है, तो अब मिलते हैं अगले लेक्चर में, और उसमें हम नसरी असनाफ के एक हिस्से की बात करेंगे और वो है दास्तान। तब तक हम लेते हैं अलविदा, अल्लाह हाफ़िज़।